हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जिस सियासी तरबियत की उम्मत को जरूरत है, वो तरबियत करने का काम हमारे किसी इदारे, किसी तंजीम या किसी लीडरशिप ने अभी तक नहीं किया। असदुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना के रहने वाले हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनके वालिद ने बाबरी मस्जिद के नाम पर अपने लिए एक सीट वहां बना ली थी, और उस सीट पर ही उनके साहबजादे अब लड़ते हैं, और वहां की असेंबली सीटों पे उनके दूसरे साहबजादगान और करीबी लोग लड़ते हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और आपके जरिए आपके तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर से वादा कर रहा हूं कि मैं अब चैन से बैठूंगा नहीं। मुझे एमपी एमएलए मुझे नहीं बनना है। पहले मैं ये तय करूंगा कि मुझे नहीं बनना है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत को बनाना है। अब हम लोग हमारे बड़े बड़े लीडर भी और उलमा भी कहने लगे हैं कि सियासत तो बहुत गंदी चीज है, और उस गंदगी को मस्जिद से दूर रखना चाहिए, और सियासत और मजहब अलग अलग चीजें। मैं मजहब को अगर माने तो मजहब सियासत से अलग हो सकता है, लेकिन दीन, हम बहैसियत मुसलमान हम एक दीन पे अमल करते हैं, मजहब पे अमल नहीं करते हैं। तो ये जो दीन है उसका एक हिस्सा सियासत भी है, हम उसे भी, इतनी बड़ी बड़ी मुसलमानों की तंजीमें, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए की तंजीमें मौजूद हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं की किसी ने। देखो, एक तो भानु के कहने में नहीं आना है, शायद नहीं पढ़ना। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं ना उनके कहने वाले ना मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं तो कहीं जा ही ना रहा। प्रजापति का टिकट है, मैं उनके साथ भी नहीं जा रहा। जो साइकिल पे मिलने वाला वोट का दाएं बाएं वाला, इसको बीजेपी में धकेल दो। अच्छा, ठीक है, बाकी धकेल दो, सब फूल में। ठीक है, ठीक, साइकिल को न मिले वोट। ठीक है, बताइए जैसा आप बात है। वाइट को बचाओ, सीट को बचाओ, अगर संभल चली गई तो बर्बाद हो जाएगा, आपको नहीं लाता। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी आपने ये एक ऑडियो सुना। ये ऑडियो मुरादाबाद की कांट सीट से 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे रिजवान का है, हाजी रिजवान का, जो अपने किसी एक सहयोगी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें अपना दूसरी कास्ट का वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाजवादी को वोट ना दें। इस ऑडियो को सुनाने का मतलब और आज डिस्कशन का मतलब मेरा यह है कि जिस तरह से बार बार ये आवाज उठाई जाती है कि मुस्लिम लीडरशिप होनी चाहिए ताकि आपकी आवाज ईवानों में गूंज सके, मुस्लिम मसाइल हल हो सके, लेकिन देखने में यह आता है कि चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों या तलाक का मामला हो या और भी कोई इशू मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो विधानसभाओं में हो, वो पार्टी लाइन से हटते हुए नजर नहीं आते और सिर्फ मकसद ये होता है कि वो ऐवानों में पहुंच जाएं, विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाएं और दौलत और शोहरत हासिल कर सकें। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्हें कोई मतलब नहीं है कौम से, उन्हें कोई मतलब नहीं है उन लोगों से जिन्होंने उन्हें वोट दे करके ऐवानों में पहुंचाया है। जब जब इलेक्शन आता है ये बार बार कहा जाता है कि अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, वो वैसे भी इसी तगोदों में लगे हुए हैं और बार बार उनके जरिए भी ये बात उत्तर प्रदेश की तमाम सभाओं में कही जा रही है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अक्सर आप इनको चैनल में बैठे हुए देखते होंगे बात करते हुए और बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बात रखते हैं और आजकल खास तौर से इस इलेक्शन को लेकर यूपी में काम कर रहे हैं और एक एक फेस वाइज ये पूरा डाटा निकाल करके बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को किसको वोट देना चाहिए। एक एक सीट के बारे में रहनुमाई इनके जरिए की जा रही है। इसीलिए आज मैंने रहमानी साहब को खासतौर से इस प्रोग्राम में जोड़ा है कि जो बार बार ये रोना रोया जाता है। आखिर में बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा जिस सीट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाफिज वारिस, बीएसपी से हाजी रिजवान यानी वो रिजवान साहब जो समाजवादी के थे जिनका ये ऑडियो है, और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर बल्ख साहब के बेटे पोते हैं जियाउर रहमान, और बीजेपी से एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट है। ये 3 मुस्लिम कैंडिडेट इस सीट से
लड़ रहे हैं, जिसमें एसपी, बीएसपी और मजलिस। रहमानी साहब, आपने ऑडियो सुना, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक बड़ा पुराना शेर मुझे याद आ रहा है। ओहदे तो हमें भी मिल सकते थे, लेकिन शर्त हुजूरी थी। ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। मसला यह है कि मुस्लिम सियासत पूरे मुल्क में उमूमन और उत्तर प्रदेश में खुसूसन एक्चुअली मुस्लिम सियासत है ही नहीं। तो वो मुसलमानों की सो कॉल्ड सियासी पार्टियां हों या ये जो मुस्लिम नुमाइंदगी की बात हो, अक्सर लोग आप देखें 90% लोगों के बारे में मैं ये बात जानता हूं कि ये किसी सूरत से नॉन कन्वेंशनल कारोबार करके बहुत ज्यादा पैसे कमाए हुए लोग हैं, जो करोड़ों रुपए लेके घूमते हैं सियासी पार्टियों के दफातर में, उनके लीडर्स को इम्प्रेस करते हैं, उनकी रैलियां बुलाते हैं। और मायावती जैसी पार्टीज को तो अब लोग देख ही रहे हैं, करोड़ों रुपया देते हैं और फिर उतना ही पैसा इलेक्शन पे खर्च करते हैं। तो इन लोगों का के सामने अगर आप इन उम्मीदवारों को बुला के मुस्लिम इश्यूज पे बात कर लें तो शायद ये ठीक से बात भी ना कर पाए। मुस्लिम मसाइल क्या है ये उन पर खुद से बात नहीं कर सकते। तो ये इनकी जाती सियासत होती है, इनका अपना टारगेट होता है एमएलए बनना, एमपी बनना, या जिसके जितने पैसे हैं, कोई चेयरमैनी में खुश हो जाता है, कोई प्रधानी में खुश हो जाता है। इनमें से किसी के नजदीक भी मिल्ली सियासत, मुस्लिम सियासत, मुसलमानों की फलाह बहबूद, इस उम्मत के जो जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म से निजात के रास्ते निकालना, इसकी तालीमी, इक्तसादी, माशी और समाजी तरक्की का कोई मंसूबा इनके जहन में नहीं है। ये सिर्फ जाती तौर पर अपना कद बढ़ाने के लिए और खुद को नेता कहलवाने के लिए, क्योंकि पहली चीज होती है दौलत। जब दौलत किसी के पास आ जाती है तो फिर दूसरा नंबर होता है इख्तदार का। तो दौलत और ताकत की बुनियाद पर खुद को इख्तदार में रखना, या फिर एक दूसरा रीजन होता है कि जो बड़े माफिया हैं वो माफिया पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। तो जब ये रीजंस मौजूद हों तो उनके लिए बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी और बीएसपी और मुसलमान और हिंदू, इसकी कोई तफरीक नहीं रहती। मैं आपसे ये बात बड़े बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर यही लोग ये थोड़ा सा भी महसूस करें कि मुसलमान बीजेपी को भी वोट दे सकता है, तो आप देखिए ये भिड़ों के छत्ते की तरीके से बीजेपी के दफ्तरों के भी चक्कर लगाएंगे कि हमें बीजेपी से टिकट मिल जाए। अभी तो अंदाजा है कि मुसलमान क्योंकि बीजेपी को टिकट नहीं देता तो उसका टिकट लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाते। लेकिन जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मुसलमान बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, इन्हीं लोगों को देखिए कि कितना खुशामदी अंदाज से ये बीजेपी के लीडरों के पैरों में गिरे हुए दिखाई देंगे टिकट देने। तो ये अलमिया है मुस्लिम सियासत का कि हम अब तक हमारी जो ये नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोग हैं, इनको लगता है कि ऐसे में जब कौम आस लगाए हुए है कि हमारी लीडरशिप पैदा हो, ओवैसी का नाम खासतौर से अगर हम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक तबका है नौजवानों का, हर सीट पर 1500 2000 लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको एक मसीहा के तौर पर मानते हैं। क्या हल है इसका? ऐसे में हालात और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जिस सियासी तरबियत की उम्मत को जरूरत है वो तरबियत करने का काम हमारे किसी इदारे, किसी तंजीम या किसी लीडरशिप ने अभी तक नहीं किया। बहुत ही बुनियादी चीज है सियासी तरबियत, सियासी जहनसाजी और ग्राउंड पर सियासी स्ट्रक्चरिंग करना। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी जानिब हम में से किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। और उसका नतीजा ये है कि मिल्ली सियासत करने वाले लोगों को ना कोई मौका मिल रहा है, ना वो आगे आ पा रहे हैं, ना उनके पास इतनी दौलत है, ना उनके मकामी वसाइल इतने ज्यादा हैं, और जो इज्तमाही क़यादत का एक तस्वुर है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। आपने मिसाल के तौर पर पेश किया असदुद्दीन अवैसी साहब को। असदुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना के रहने वाले हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनके वालिद ने बाबरी मस्जिद के नाम पर अपने लिए एक सीट वहां बना ली थी
और उस सीट पर ही उनके साहबजादे अब लड़ते हैं, और वहां की असेंबली सीटों पे उनके दूसरे साहबजादगान और करीबी लोग लड़ते हैं। तेलंगाना में ही बहुत सारी दूसरी जिले और पार्लियामेंट और लोक असेंबली की सीटें हैं जहां से मुसलमान जीत के आते हैं या आ सकते हैं, वहां पर मजलिस नहीं जाती। इसी तरह उत्तर प्रदेश में या बिहार में या बंगाल में जहां इलेक्शन हो रहा है, हम पिछले 4-5 साल 6 साल से देख रहे हैं कि पैराशूट की तरह से अवैसी साहब अपने कद का, अपने मारूफ चेहरे का फायदा उठा के आ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं। इलेक्शन से पहले बहुत सारे काम करने के होते हैं, उनमें से कुछ नहीं करके सिर्फ जलसे और रैलियों के जरिए वो मुस्लिम क़यादत का एक तस्वुर देते हैं जो बिल्कुल ही अधूरा और इमेच्योर है, इसलिए वहां भी कोई नतीजा नहीं मिलता। तो ये मैं समझता हूं कि इस तरफ बहुत संजीदगी के साथ तवज्जो करने की जरूरत है कि हम सियासी जमात बनाने से पहले मुस्लिम लीडरशिप, पूर्व मुस्लिम लीडरशिप मकामी तौर पर पैदा करें और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ा के ये उम्मत कामयाब बनाए, ये बहुत जरूरी है। रमानी साहब, जब जब इलेक्शन आता है तब इस तरह की डिस्कशन होती है, लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पर कोहराम मचाते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जरूरत है? यकीनन मैंने जिन चीजों की तरफ इशारा किया वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ही चीजें हैं, वो एक दिन में नहीं होने वाली हैं। मैं अगर सियासी तरबियत और की बात कर रहा हूँ या लोकल स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, और ये इलेक्शन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इलेक्शन के वक्त चूंकि माहौल इलेक्शन का होता है, उस वक्त नुमाइंदगी पर तवज्जो जाती है, इसलिए इलेक्शन के वक्त हम ये बातें करने लगते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाता है तो हम ही सब भूल जाते हैं। तो ये कम से कम एक इलेक्शन तक 5 साल 7 साल हमको स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके ये काम होगा, और मीटिंग जो वहां पर साहिबुर राय लोग हैं, जिलों के अंदर मौजूद हैं, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, लोग बहुत हैं, कनेक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कनेक्टिविटी करने का काम अगर हमने किया तो तब हम कोई 5 साल लगातार मिनिमम काम करें, तब हम कोई छोटा सा नतीजा हासिल कर पाएंगे, तब भी हम कोई बड़ा नतीजा नहीं ले पाएंगे। तो वो काम करने की जरूरत है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और आपके जरिए आपके तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर से वादा कर रहा हूँ कि मैं अब चैन से बैठूंगा नहीं। मुझे MP MLA मुझे नहीं बनना है, पहले मैं ये तय करूंगा कि मुझे नहीं बनना है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत को बनाना है। ये इस सोच के साथ जब हम जिलों में जाके लोगों से राब्ते करेंगे, बात करेंगे और कोई उनको समझाएंगे चीजों को, तब कुछ चीजें चलना शुरू होंगी इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा रमानी साहब, जिस तरह से अगर बात की जाए RSS की, RSS ने जिस तरह का नेटवर्क बनाया है, एक पन्ना प्रमुख होता है बीजेपी का, और उसका काम ये होता है कि हफ्ते में एक बार जो उस पन्ने पर जितने भी वोटर्स हैं उनसे मिलना, चाय पिलाना उनको, उनसे बात करना, उनका राशन कार्ड बनवाना, कहीं उन्हें अस्पताल में दिखाना है, कोई बीमार हुआ तो उसको लेकर जाना, ये पूरी एक जिम्मेदारी है। वो पूरी तरह से एक एक वोटर से टच में है। हमारे यहाँ ये सिस्टम अगर कहा जाए तो 1400 साल से है। एक मस्जिद का सिस्टम है कि महल्ले की मस्जिद में लोग आएंगे, हालचाल जानते हैं, और उसके अलावा जुम्मे के दिन शहर में एक बड़ी मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर तमाम लोग मिलेंगे। लेकिन मस्जिद से ये कहा जाता है कि मस्जिद से आप सियासत की बात नहीं कर सकते। ये तो अलविया है हमारे। तो आप अगर तारीख को देखें तो मस्जिद नबवी एक पार्लियामेंट की हैसियत उस जमाने में रखती थी, और तमाम मुशावरत मस्जिद नबवी में ही बैठ के होती थी, फजर की नमाज के बाद ही शुरू हो जाती थी, और सारे अहम फैसले वहीं होते थे। इवन ये कि लश्कर भी रवाना करने होते थे तो लश्कर मस्जिद में बैठ के तरतीब दिए जाते थे, अलम मस्जिद में बैठ के बनाए जाते थे, अलम दिए जाते थे सिपह सालारों को। तो सारी सियासत वहीं से चलती थी। लेकिन अब हम लोग, हमारे बड़े बड़े लीडर भी और उलमा भी कहने लगे हैं कि सियासत तो बहुत गंदी चीज है और उस गंदगी को मस्जिद से दूर रखना चाहिए, और सियासत और मजहब अलग अलग चीजें। मैं मजहब को अगर माने तो मजहब सियासत से अलग हो सकता है, लेकिन दीन, हम बहैसियत मुसलमान हम एक दीन पे अमल करते हैं, मजहब पे अमल नहीं करते हैं। तो ये जो दीन है उसका एक हिस्सा सियासत भी है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। और इसने नुकसान पहुंचाया है मुस्लिम सियासत को, इस नजरिए ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर ये अलग भी है
तब भी जो आपने आरएसएस की बात की, अमित शाह खुद एक पन्ना प्रमुख हैं एक जगह के, यानी 30 वोट उनके हिस्से में भी है, वो भी जाते हैं। तो उनकी अभी मुल्क में सिर्फ 70,000 शाखाएं हैं। 70,000 शाखाओं के जरिए वो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा उनके पास मौजूद है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि पूरे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान जहां पर रहते हैं, हम जो बात भी करते हैं अंदाजे की बुनियाद पर करते हैं। एक गली का भी हम डेटा नहीं दे सकते कि इस गली में कुल इतने घर हैं, इतनी मुस्लिम आबादी है, इतने मुस्लिम बच्चे हैं, इतने बेरोजगार हैं, इतने तालीम याफ्ता हैं, इतनी बेवा हैं, इतने बूढ़े हैं। ये कोई डेटा एक गली का पूरे मुल्क में हमारा इकट्ठा किया हुआ नहीं है। सिर्फ सेंसस के डेटा हैं, वो उस पर भी हमारी बदगुमानी और शक रहता है कि वो ठीक है या नहीं है। लेकिन हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम अपना कोई सेंसस करें, अपना कोई डेटा बनाएं और उसकी बुनियाद पर हम एक लार्जर रोड मैप बना सकें, मुस्तकबिल का कोई प्रोग्राम लाए अमल बना सकें। ऐसा कुछ भी, इतनी बड़ी बड़ी मुसलमानों की तंजीमें, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए की तंजीमें मौजूद हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं की किसी ने। हमारे पास तो लाखों मस्जिदें मौजूद हैं मुल्क में, उनके पास सिर्फ 60,000 शाखाएं हैं। तो मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा भी था, आपने एक फेसबुक लाइव पे मैंने कहा था कि हम अगर एक 10 मिनट दरसे कुरान और दरसे हदीस करें मस्जिद में फजर की नमाज के बाद, फिर एक 10-15 मिनट हम एक्सरसाइज करें और जिम वगैरह में जाएं या कुछ भी कसरत करें और हालात हाजरा पर भी एक 10-15 मिनट की गुफ्तगू हो जाए, मोहल्ले के मसाइल पर भी, मुल्क के मसाइल पर भी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज होगी जिससे हम मुस्तकबिल में बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस पर तवज्जो शायद बहुत कम लोग दे पाएंगे। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल बात है, वो तो मैंने आपसे कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने की कोशिश मुल्कगीर सतह पर हम करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर रहमानी साहब से हमारी इस पूरे मामले पर बात हुई, खासतौर से जो मुसलमानों के हालात हैं और बार बार जो सियासी तौर पर मुसलमान क्यों पिछड़ा हुआ है, इस पर बहस होती है, अपनी लीडरशिप के ऊपर बात होती है। लेकिन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो कोई भी मुस्लिम लीडर मौजूद नहीं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ